तो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। विद्यार्थियों, आज 26 जून 2023 को वीडियो री एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं, जिसमें हम वीडियो री एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट हिंदी पेपर का एनालिसिस करेंगे और यह भी देखेंगे कि सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में पढ़ाया हुआ कंटेंट आपके लिए उपयोगी रहा है कि नहीं रहा है। इस पेपर में इस पेपर से यह भी हम लोगों को पता चलेगा, जो भी हम हिंदी का प्रैक्टिस टेस्ट करवाते हैं वहां से कितने प्रश्न उसी प्रकार के इस एग्जाम में आए हुए हैं। तो देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा। तो ये आपको बताना है ये किस श्रेणी में आएगा जो अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखा जाता है। ऑप्शन ए है इसका कार्यपालिकी पत्र। देखिए, इसका सीधे सीधे हम लोग आंसर देखेंगे, क्योंकि अगर हम ऑप्शन पे जाएंगे, चारों ऑप्शन पढ़ाएंगे तो उसमें समय लगेगा। तो सुपरफास्ट इसका क्या देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कार्यालयी पत्र। चलिए चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण व्यंजन स्वर हो, जब पहला और दूसरा क्या हो, पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण व्यंजन स्वर हो तो उनके मध्य की संधि क्या होगी। तो जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो, ये सही है, प्रथम वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण क्या हो, स्वर हो, तो उनके बीच की व्यंजन संधि होगी। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं, कबीरदास की भाषा कौन सी है। तो कबीरदास की भाषा वैसे तो सदुक्कड़ी होती है, तो सदुक्कड़ी इसमें नहीं लिखा है। इसका सही आंसर होगा पंचमेल खिचड़ी। यही सदुक्कड़ी का दूसरा नाम है, पंचमेल खिचड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, जिसपे अंगूठा रखा हुआ है। एक भारतीय आत्मा किसको कहा गया है। एक भारतीय आत्मा किसको कहा गया है। तो ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी जी को इसका आंसर ये वाला सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। ये अभी हमने प्रैक्टिस पेपर कराया है सीटेट का, शायद उसमें ये क्वेश्चन हमने डाल रखा है। आप देखिए, डिट्टो क्वेश्चन है, अभी कराया है 2 दिन पहले, और ये क्वेश्चन वहां से, मतलब ये तो नहीं कहेंगे हमारे यहाँ से उठा लिया, ये क्वेश्चन डिट्टो वैसे ही फंसा हुआ है। ठीक है ना, तो कितना इंपॉर्टेंट है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप के आपके लिए वीडियो, वो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो 5वां जो है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343 के तहत। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला वाला। क्वेश्चन नंबर 6, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कह रहा है कि कौन सी है। तो इसके सही आंसर होगा संस्कृत। देखिए, इसका सीरियल हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले संस्कृत, फिर प्राकृत, फिर पाली, फिर अपभ्रंश और फिर होता है अपहट्ट। ये भाषा का विकास हुआ है। सबसे प्राचीन भाषा है वेदों की, कौन सी है, संस्कृत। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, संस्कृत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना या ऑब्लिक करके रचना संग्रह ब्रज भाषा का है। ठीक है ना, तो आपको बताना है। कबीर ग्रंथावली तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सदुक्कड़ी भाषा की है। आपको अभी हमने बताया है पंचमेल खिचड़ी का है ये, तो कबीर ग्रंथावली। फिर पद्मावत है, रामचरितमानस है और रसखान रचनावली है। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए आप, रसखान रचनावली इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है। तो आपको बताना है किस कवि की काव्य भाषा ब्रज भाषा नहीं है। तो सूरदास, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त की भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा ब्रज भाषा नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, मानसरोवर में किस कहानी की कहानियां संग्रहित हैं। तो मानसरोवर जो है वो है प्रेमचंद का, किसका है, प्रेमचंद का। रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहां पे आ जाता है, देखिए डिट्टो ऐसे ही हमने पढ़ाया है आपको। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है पिछले प्रैक्टिस सेट में भी यही सेम टू सेम ये क्वेश्चन का टाइप मैंने आपको बताया था। निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में
नहीं हुआ है। आपको बताना है कौन सा अपादान कारक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए देख लीजिए। अब हम यहाँ पे ऑप्शन बताएंगे। ऑप्शन ए इसमें है बिल्ली छत से कूदी। तो देखिए अपादान कारक की जो विभक्ति होती है वो है से अलग होने के भाव में, तो बिल्ली छत से अलग हो रही है, तो यहाँ पे ये वाला सही है। दूसरा है वह चूहे से डरता है, तो डर के भाव में मैंने आपको बताया था अपादान कारक आता है। और तीसरा है यहाँ पे यमुना नदी हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से ये अलग हो रही है यमुना नदी, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक आता है। अब ये आ गया पिताजी कार से गए, तो ये करण कारक है। मैंने बताया था ना कि अगर किसी करण कारक में भी विभक्ति क्या होती है, से होती है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है ना, तो किसी के माध्यम से अगर कोई कार्य किया जाए तो वहां पे यहाँ कार्य के माध्यम से पिताजी गए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक आएगा, करण कारक आएगा। पढ़ते रहिए सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, वहां से पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। अगले आते हैं यहाँ पे से क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है से किस कारक की विभक्ति का चिन्ह होता है। तो यहाँ आप जानते हैं से किसका होता है, इसमें संबोधन या तो करण का होता है या अपादान को होता है, तो ना तो इसमें करण नहीं है, तो क्या बचा है इसमें अपादान, तो अपादान से अलग होने के अर्थ में आता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अपादान कारक होगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, हमने आपको ये बताया है। समझौता में समझ धन औता, ऑप्शन सी सही है। अब आपको अगर ऐसे प्रत्यय और उपसर्ग पूछे तो आपको उसका संधि विच्छेद कर लेना है, दो शब्दों में तोड़ना है। समझौता को दो शब्द में तोड़ दिए, समझ धन औता आ गया, तो बाद वाला प्रत्यय होता है, बाद वाले को उठा लीजिए, तो औता इसमें आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 विलोम शब्द से पूछा गया है और यहां पे कहा गया है व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आपको बताना है इसका व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो व्यष्टि का विलोम वृष्टि तो नहीं हो सकता है, दृष्टि नहीं हो सकता, अक्षी जो आंख का पर्यायवाची होता है ये नहीं हो सकता है, तो क्या होगा इसका आंसर, समष्टि इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। समास पूछ रहा है कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है। नहीं कह रहा है भाई, सही नहीं है। हमने आपसे क्या था, ऑफलाइन अगर पेपर है तो आप सबसे पहले नहीं वाले पे गोला कर लें कि नहीं पूछा है। इसमें एक एक करके देख लेते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं विद्या भंडार। विद्या भंडार तत्पुरुष समास। देखिए विद्या तत्पुरुष समास का क्या होता है, उसका संधि विच्छेद करके देखिए, विद्या का भंडार। और तत्पुरुष समास में हमेशा विभक्ति बीच में आती है, तो विद्या का यहां आ गया तो विद्या का भंडार हो गया, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास सही है। दूसरा है यथा नियम। हमने आपको अव्ययी भाव समास की पहचान भी बताई है। अगर किसी में प्रा आ गया, आ गया, यथा आ गया, भर आ गया, तो ये सब किसी शब्द के आगे अगर ये शब्द लगे हुए हैं तो ये अव्ययी भाव समास हो गया, तो यहाँ पे ये सही है। फिर द्विगु समास की भी पहचान हमने बताई है, आपकी संख्यावाचक होता है द्विगु समास, तो यहाँ पे पंचवटी में पंच आ गया, इसलिए ये कौन सा समास हो गया, द्विगु समास हो गया। तो ये तीनों सही थे। अब गलत क्या था इसमें देख लेते हैं। पर्णकुटी, पर्णकुटी यहाँ पे गलत है क्योंकि द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है। हम चूड़ियां पहन रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है हम चूड़ियां पहन रहे हैं, वाक्य में वाक्य की क्रिया किस काल की है। तो आपको बताना है पहन रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे वर्तमान काल की तो होगी। अब आपको ये बताना है कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वर्तमान काल, चूड़ियां पहनी जा रही हैं, इसलिए यहाँ पे है अपूर्ण वर्तमान काल। इसका सही आंसर क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल इसका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कह रहा है आपसे, यहाँ पे 16वें में संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, महाविद्यालय का ये नहीं बनेगा, महाधन विद्यालय बन जाएगा पूरा पूरा, ये तीन में तोड़ दिया है इसलिए ये गलत है। दूसरा ये मध्वरी, मधुधन अरि, ये सही है। यहाँ पे महर्षि का देख लीजिए, महाधन ऋषि होता है, अर्षि नहीं होता, इसलिए गलत हो गया। व्याकुल का विधन आकुल होता है, ठीक है ना, इसलिए ये गलत हो गया। तो कौन सा सही है, ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार का एक प्रकार है। अर्थ अलंकार का कह रहा है कि कौन सा एक प्रकार है, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। ये अर्थ अलंकार के प्रकार नहीं है, ये शब्द अलंकार के प्रकार हैं। इसमें कौन सा बचा, वक्रोक्ति अलंकार, ये जो है, सॉरी यहाँ पे गलत बोल गया मैं, रूपक अलंकार जो है वो अर्थ अलंकार का एक प्रकार है। देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे कंफ्यूज ना होइए,
यहाँ पे जो ऑप्शन बी है श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी है यमक अलंकार और ऑप्शन डी है वक्रोक्ति अलंकार, ये शब्दालंकार के उदाहरण है। जबकि आपका जो दिया है रूपक अलंकार, रूपक अलंकार अर्थालंकार का अर्थालंकार में आता है। जैसे रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, भ्रांतिमान है, संदेह है, अतिशयोक्ति, ये सब किस में आते हैं? आपके अर्थालंकार में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों में क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। तो मौन का मुखर होता है, मुखर देखना है आपको, मुखर देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे मौखिर लिखा है और मौखिर यहाँ पे ऑप्शन बी में वर्तनीय अशुद्धि हो गई, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मुखर। और संपन्न का होता है विपन्न, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। अगला देख लेते हैं। अगला इसमें दिया है रस पूछ रहा है कब, देखिए इसमें आपसे रस पूछा गया है और आप इसे बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इसमें हम आपको क्लू बताए दे रहे हैं। भगवान रघुनाथ कृपालु कृपाते तंत स्वभाव गहोंगो। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, रघुनाथ जी के बारे में कह रहे हैं। और जब रघुनाथ जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वीर रस की तो बात नहीं होगी, भयानक की नहीं होगी, रौद्र की नहीं होगी, किसकी बात होगी? शांत रस की बात होगी। और दूसरा इसमें है जो चौथी लाइन में है परहित निरत निरंतर मन क्रम, जो मन की बात की गई है तो मन शांति के लिए रखा गया है, यहाँ पे बात जो कही गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख के आप लगा सकते थे, वीररस नहीं हो सकता, भयानक नहीं हो सकता, रौद्र नहीं हो सकता। सही आंसर क्या होगा इसका? शांत रस हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में से श्रृंगार रस का उदाहरण आपको देखना है कि श्रृंगार रस की उदाहरण कौन सा है। तो नायक नायिका की बात होती है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग और वियोग, और आपको इन चार में से देखना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने टिक भी कर रखा है, आंसर बी यहाँ पे सही होगा। और रेड से जो है वो आपको क्लू दे देगा, इसका आंसर बी सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। आपको इसमें बताना है आशीर्वाद में, ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। आशीर्वाद कैसे लिखना है ये भी मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर में कराया हुआ है। जो भी हमारे हिंदी के प्रैक्टिस पेपर डले हुए हैं आप उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन वहाँ पे है। आपको बताना है इसमें कौन सा आशीर्वाद सही है। तो ऑप्शन सी वाला इसमें सही है, आशीर्वाद ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। सही नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सरोवर पुष्कर तालाब का होता है, फड़ी ओरग जो होता है वो किसका होता है? सर्प का होता है। जब हमने पर्यायवाची पढ़ाए तो आपको ये सब पढ़ा दिए हमने। पुरंदर अमरपति ये इंद्र का होता है, ये भी पढ़ाया है हमने। अब यहाँ पे अम्बुद और जलधि ये समुद्र और किसका है? बादल, अलग अलग है, इसलिए इसके ये आंसर सी यहाँ पे सही है। और युग्म नहीं है ये कहा गया था, ठीक है ना, सही नहीं है ये कहा गया था। अब आपको क्वेश्चन नंबर 23 में हम बताते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया है कि तत्सम की जो ट्रिक थी वो कैसे आप पकड़ सकते हैं तत्सम को। तत्सम संस्कृत वाले शब्द होते हैं और इसमें पूछा है कौन सा तत्सम शब्द है। तो झरना, कटहल, मकड़ी ये तीनों संस्कृत के शब्द नहीं है। कृपा कौन सा है? संस्कृत का शब्द है। अब एक चीज और देखना है आपको, हमने वहां पे बताया था, कुछ नियम बताए थे तत्सम शब्द पहचानने के। अगर रा ऊपर या नीचे लगा है तो आप समझ जाइए कि ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। कृपा में देखिए रा कहाँ लगा है? नीचे लगा है, कृपा में रा नीचे लगा है, ठीक है ना। तो ये संस्कृत शब्द है इसलिए तत्सम होगा। चलिए जो बच्चे हमसे ऑफलाइन भी पढ़े हुए हैं समझ लीजिए उनका बहुत अच्छा पेपर गया होगा ये। अगला देख लीजिए, इसमें 24 क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। निम्नलिखित में से सकाला का तद्भव रूप बताना है। सकाला तत्सम है, इसका तद्भव रूप आपको बताना है कौन सा है। तो सिलाई, सलाई इसका सही है, ऑप्शन सी सही है, सिलाई नहीं सलाई इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है तत्सम और तद्भव में कौन सा युग्म सही नहीं है। तत्सम और तद्भव से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। वर्तिका बत्ती सही है, बधू का बहु सही है, वर्णिक का बनिया सही है, पौत्र का पुत्र नहीं है, ठीक है ना, पौत्र का पुत्र नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अगला वाला डिट्टो, ये भी हमने प्रैक्टिस में आपका कराया है। तरन, तनुजा, तटतमाल, तरुवर, बहुछाए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें ता
की आवृत्ति बार बार हो रही है। मैंने कहा था अगर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पे कौन सा अलंकार आता है, अनुप्रास अलंकार आता है। डिट्टो सेम ये क्वेश्चन मैंने कराया है प्रैक्टिस सेट में, वो क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, देखते हैं किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। तो आपको बताना है कौन सा शब्द सार्थक है। क्षण में नष्ट होने वाला, क्षतिपूर्ति, ये गलत है। ऑप्शन बी इसका सही है। जो बिना वेतन काम करता है उसे अवैतनिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवैतनिक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा। प्रत्युत्पन्नमति के लिए सही शब्द जो है ऑप्शन ए है। जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो जाए उसे प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। तो ठठेरा का स्त्रीलिंग हो रहा ठठेरिन, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। आंखों का तारा मतलब होता है बहुत प्यारा या अति प्रिय, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है, बहुत सरल आए हैं, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है कि आप कर ना पाते, बहुत सरल है। 50 में से कम आपकी 48-49 क्वेश्चन सही होना चाहिए थे और 45 से तो मैक्सिमम जाना ही जाना चाहिए थे। ठीक है ना, जिन बच्चों ने दिया है उनके 45 सही होने थे इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है मान ना मान मैं तेरा मेहमान कहावत का सही अर्थ क्या है। जबरदस्ती गले पड़ना, बहुत सरल ये भी आया था। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध रूप का चयन करना है आपको। कौन सा शुद्ध रूप का चयन करना है ये बताना है आपको। तो आपको हम बताएं कि द्विरुक्ति नहीं आती है, डबल नहीं आता है। जैसे बी, सी और डी में वन में प्रातः काल समय दृश्य का खूबसूरत होता है, तो काल और समय एक ही चीज होती है, ये बार बार नहीं आती है। आपको ये देखना था इसमें, बहुत सरल ये भी था। तो तीनों कट गए, बचा कौन सा, ऑप्शन ए बचा है वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 फिर से तद्भव पूछ रहा है, तत्सम और तद्भव। ठीक है ना, आपको पढ़ना है सही तद्भव शब्द हैं। कौन से तद्भव शब्द हैं, तो आपको सबसे पहले इसमें क्या देखना है, आपको देखना है तत्सम शब्द की पहचान जो हमने बताई थी वो तो नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देख लीजिए ऊपर और नीचे रा आ गया, पहले वन में ग्राहक आ गया ना, तो ये काट दीजिए, ये तत्सम हो गया। छकड़ा काजल खेत, ठीक है ना, छकड़ा काजल खेत ये जो है वो तद्भव है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है तिथि शब्द का बहुवचन बताना है आपको। बहुत सरल क्वेश्चन है, तिथि का बहुवचन बताना है तो तिथियां हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। तिथियां हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, घर का बेदी लंका ढाए कहावत का अर्थ बताना है आपको। तो इसका सही है ऑप्शन डी, आपसी फूट में सर्वनाश होता है। जो घर का कोई बंदा अगर बाहरी, जैसे विभीषण थे तो घर की हर चीज किसे बता दी थी, भगवान राम तक बता दी थी, इसीलिए ये बनाया गया है घर का बेदी लंका ढाए। तो इसमें क्या होता है कि आपसी फूट में सर्वनाश होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, देखिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत कम समय में इसका रिवीजन करा पाऊँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 ये है कि किस विकल्प में शुद्ध युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो आपको इसका सही आपको बताना है नहीं है, यहाँ पे तो पहले टिक करो कि सही नहीं है। तो आदि, ठीक है ना, आदि का मतलब होता है आरंभ या प्रारंभ। ठीक है ना, तो ये तो सही है। अयस तो लास्ट वाला अयस है, उसका मतलब होता है लोहा, तो ये भी सही है। तो आपको अचल और अंचल, तो इसका भी ये सही है। तो आपको क्या बताना, सही नहीं बताना था इसमें। तो अविराम मतलब होता है रुकना, तो यहाँ पे लगातार कह रहा है। ठीक है ना, तो ये वाला क्या है, सही नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो मैंने आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य के क्या बताए थे, प्रैक्टिस कराई थी और उसके क्लू भी बताए थे कि यहाँ पे ये ट्रिक होती है, यहाँ से आप पहचान सकते हैं। तो संयुक्त वाक्य देखना है आपको, बताते हैं एक एक करके देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ए है, यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था। तो हमने आपको बताया था कि जो, तो, जहां की, जिसमें, जिसको, ये सब मिश्रित वाक्य में आते हैं। यहाँ पे देखिए जो कर लीजिए, यहाँ पे ये गलत था इसलिए ये मिश्रित वाक्य का है, गलत करिए यहाँ पे इसे। अगला है ऑप्शन बी, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। तो ये सरल वाक्य है, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। ठीक है ना, तो इसलिए गलत हो गया।
अब यहाँ पे फिर से आ गया, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी, तो फिर से जो आ गया, इसलिए ये मिश्रित का हो गया। अब बचा क्या, संयुक्त पूछ रहा है तो एक ही बचा है, तो शाम हुई और गाय घर लौट आई। तो और, किंतु, परंतु ये सब मैंने बताया था किसमें आएगा, संयुक्त वाक्य में आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ाया हुआ है, ये सीधा सीधा डिट्टो वहां से आया है। मैं ये नहीं कहता कि सीधा क्वेश्चन फंसा है, मैं ये कह रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन फंसे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सीधे सीधे भी आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। बात जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग जो होता है प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बताना है तजुर्बा के आगे क्या लगा है, बड़ा बा लगा है। तो हमने क्या कहा था आपसे, उपसर्ग और प्रत्यय आप तभी सही कर सकते हैं जब उसका संधि विच्छेद कर लें। तो बा प्लस तजुर्बा, तो बा तजुर्बा हो गया, तो इसका उपसर्ग क्या हो गया, आगे लगा है तो बा लगा है। चलिए अगला देख लेते हैं 39। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है। तो आपको याद है ट्रिक, जो तो जहां की जिसमें, मिश्रित पूछ रहा है ना, जो तो जहां की जिसमें। देख लेते हैं, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, सरल वाक्य है। मैंने सुना है कि जो तो जहां की मिल गया, यहाँ पे मिल गया, ये टिक करो, सही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, ये सरल वाक्य है, ठीक है। और अगला है, उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे, ठीक है ना, ना पत्ते थे ना फूल थे, ये भी सरल वाक्य में चला जाएगा। तो आपको मिश्रित पूछा था, जो तो जहां की जिसमें मिल गई कोडिंग। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आपको बताना है। शुद्ध वाक्य बताना है, ऑप्शन डी इसमें शुद्ध था। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां, ये सही है। और यहाँ पे देखिए, कृपया और कृपा 2 बार आ गया है, इसलिए पहला वाला गलत है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, ठीक है ना, 2 बार कृपा और कृपा नहीं कर सकते आप। काटकर फल बच्चे को खिलाओ, काटकर फल बच्चे को खिलाओ, ये गलत है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, आशा नहीं होती है, उम्मीद होती है, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, विद्यालय की शोभा वही बढ़ाता है जो, मिल गया जो भाई, जो तो जहां की जिसमें, बड़ी अच्छी कोडिंग है, याद कर रखिए, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन मिल रहे हैं। जो मिल गया यहाँ पे, जो को टिक कर लो। विद्यालय की शोभा बड़ी बढ़ाता है जो अनुशासन में रहे, किस वाक्य का उदाहरण है, तो मिश्रित वाक्य का है, सीधा सीधा। अगला है, सूत्रीशम भिन्नार्थक शब्द युग्म, लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ बताना है। एक जैसे भिन्नार्थक शब्द हैं ये, लक्ष्य और लक्ष्य, इसका सही आपको अर्थ बताना था। तो लक्ष्य का मतलब होता है, पहले लक्ष्य का उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य सी में मिल गया, इसलिए यहाँ पे सी वाला आंसर सही है। और दूसरा लक्ष्य मतलब गिनती होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। तो कौन सा पुल्लिंग है, मैंने आपको बताया था, कोडिंग याद नहीं करनी है, केवल आपको सेंटेंस बनाना है कि कौन सा पुल्लिंग और कौन सा स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुल्लिंग पूछ रहा है, तो पुल्लिंग 2 चीज़ों से मिलकर बनता, यहाँ पे दंपत्ति जो दिया है वो 2 से मिलकर बन रहा है, पति और पत्नी। दंपत्ति जा रहे हैं, ये कहेंगे कि दंपत्ति आ गए हैं, ये नहीं कहें दंपत्ति जा रही है, ये नहीं बोलेंगे, वो स्त्रीलिंग में चला जाएगा, ठीक है ना। प्रकृति बहुत सुहावनी है, बहुत सुंदर है, ठीक है ना। विकृति उसका मतलब आप देख लीजिए बना के, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पे टिक करो सबसे पहले। तो आडंबर का जो यहाँ पे दिया, दर्प नहीं है, दर्प अहंकार का होता है, किसका होता है, अहंकार। मैंने पर्यायवाची में आपको पढ़ा रखा है, जिसने नहीं पढ़ा है तो पर्यायवाची हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पर डली हुई है प्लेलिस्ट में। फिर 45 से 49 तक आपको क्या दिया है, ये पैराग्राफ दिया है, वहां से आंसर बताना था। तो 45 से 49 और नहर से संबंधित और नदी पर जल प्रवाह से संबंधित ये पूरा है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। आधा इसमें दिया है और आधा थोड़ा सा और ऊपर लेंगे, आधा यहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पे 45 क्वेश्चन कह रहा है, बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है। ऑप्शन बी इसका सही है, अत्यधिक शक्ति, समय और धन खर्चा होने के कारण यहाँ पे जटिल होता है, कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, जल संरक्षण का सही समास विग्रह क्या नाम बताना है। तो जल का संरक्षण हमने आपको बताया, तत्पुरुष समास में विभक्ति अगर बीच में आ जाए तो तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, बांध का निर्माण डैश किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका सही है, कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी व मिट्टी में से,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि औद्योगिकरण, ऑप्शन सी इसका सही है, औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षा से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि के विस्तार होने से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, जो भी ये पैराग्राफ से ये भी था, जल संचयन वह है जिसमें सही कथन से वाक्य पूरा करो, ये बताना है आपको। ऑप्शन इसका सी सही था। जल वर्षा को मुख्यतः भवनों की इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके उपयोग में लाया जाए, ऐसा कुछ लिखा होगा, इसमें हाथ रखा हुआ है किसी का। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए, ये बहुत सरल है, ये भी मैंने पढ़ा है आपको। कंठ से उत्पन्न होने वाली वर्ण कौन से? तो कंठ से का वर्ग के, मैंने क्या पढ़ाया था? का से कंठ, का से का वर्ग आ जाएगा। का वर्ग में होता है का, खा, गा, घा, अंगा। तो का वर्ग में यहाँ पे लिख के मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या होता है। का होता है, खा होता है, गा होता है, घा होता है और ड़ा होता है। ड़ा में बगल में बिंदी रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, जिसमें आपको क्या क्या मिल गया? गा मिल गया और घा मिल गया। ये का वर्ग में था, ठीक है ना। और जिससे कंठ वाली, अब यहाँ पे देख लेते हैं चा वर्ग में जो है, जो चाचा लिखा है वो तालु से होता है। और बाद में जो ऋषि वाला रा है वो आपका जानते हो क्या होता है? ऋषि वाला जो होता है वो मूर्धन्य से होता है। डा, ढा, टाठा, डाढ़ा, ये भी क्या होता है? आपका मूर्धन्य से होता है, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हो गया। आज मैंने आपको वीडियो का जो रीज एग्जाम हुआ है उसके फर्स्ट पेपर का एनालिसिस कराया है, हिंदी के वाले पेपर का। और आपको अगर मेरे कराया हुआ एनालिसिस समझ में आया है और सही है, अब आंसर की से आप मिला लीजिए, 99.9% ये आंसर सही होंगे आपके। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक ये वाला आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो हमारा ये वाला पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।